Hello everyone, I welcome you all. So today we are going to deal with the subject BEGC 108. BEGC 108. So this subject is British literature of 18th century. तो ये जो वीडियो लेक्चर रहेगा ये दोनों तरीके के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले कभी ये सब्जेक्ट टच नहीं किया है, राइट, और उनका एग्ज़ाम है, राइट, और एग्ज़ाम बहुत पास है, तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऑलमोस्ट कंप्लीट हम जो भी सिलेबस रहेगा वो डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर आप पहली बार ये पढ़ेंगे तो आप और डिटेल में जा पाएंगे किसी भी नोवेल के या फिर किसी भी इन डेप्थ में आप स्टडी कर पाएंगे फर्दर। तो इनिशियल स्टेज पे जो स्टूडेंट्स हैं और साथ में जो स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है उनको भी एक मगअप करना है या फास्ट रिवीजन करना है या फिर कंप्लीट डिटेल में जो भी आपका सिलेबस है वो पढ़ना है, ठीक है, तो वो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट। देखिए इसमें सबसे पहला यूनिट है डेनियल डेफो, जिन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो नोवेल लिखी है, उनकी लाइफ और उनके वर्क्स के बारे में, ठीक है, उन्होंने क्या क्या काम किया और कौन सी नोवेल्स लिखी, और लास्ट में उनकी जो ये नोवेल है रॉबिन्सन क्रूसो, इसकी हम समरी पढ़ेंगे। ओके, तो विल स्टार्ट बाय इंट्रोडक्शन। देखिए, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बारे में दिया है कि आपको ये जो यूनिट पहला है ब्लॉक फर्स्ट का, जिसमें आप डेनियल डेफो जी की लाइफ, वर्क्स और इनकी लिखी हुई नोवेल्स की समरी आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बताया है कि जो डेनियल डेफो हैं उनको, उनसे आपकी मुलाकात होगी इसमें, और साथ में आपको फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल कहा जाता है, उनका एक नोवेल पढ़ने को मिलेगा जो कि है रॉबिन्सन क्रूसो। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे बेसिक सी बात कहें कि जो ये नोवेल है ये एक एडवेंचर स्टोरी पे बेस्ड है, एक कॉशनरी टेल है जो कि क्रिश्चियन मॉरलिटी को अपहोल्ड करता है। साथ में आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं जैसे कि लिखा है स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, या फिर कहें कि सेलिब्रेशन है इंडिविजुअलिज्म का। तो देखिए स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, अब देखिए एडवेंचर स्टोरी ये है क्योंकि इसमें एक कहें युवक है, ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो नाम का, जो कि एडवेंचर स्टार्ट कर देता है स्टोरी की या फिर नोवेल के बिगनिंग से ही, ठीक है। और साथ में एक कॉशनरी टेल तो ये है ही, जिसमें कि क्रिश्चियन मॉरलिटी को अपहोल्ड किया, मतलब कि आप देखेंगे कि जो कैरेक्टर है रॉबिन्सन क्रूसो का वो एडम से ही काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है, उस सेंस में जिस सेंस में कि रॉबिन्सन क्रूसो डिसअपॉइंट होता है या रिग्रेट करता है कि उसने अपने पापा की बात नहीं मानी, पिताजी की बात नहीं मानी, ठीक है। तो उस सेंस में ही जिस तरीके से एडम जो है भगवान की बात नहीं मानते हैं, उसी सेंस में यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो को लिया गया है, ठीक है। हालांकि कहानी का मीनिंग आप कुछ और निकाल सकते हैं, नोवेल का मीनिंग आप कुछ और निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा। अगली बात है, ये एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है जिसमें कि एक बंदा है जो भी सोसाइटी में चला जा रहा है उसके खिलाफ चलता है, अपने पेरेंट्स के खिलाफ चले जाता है। खिलाफ इस सेंस में नहीं कि मार दिया कुछ कर दिया, खिलाफ इस सेंस में कि अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाता है जिसमें उसको फ्रीडम मिलता है, जिसमें उसको एनलाइटमेंट मिलता है, यानी कि उसको कई सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे उसकी समझ गहरी होती है, ठीक है। अब बात करें लास्ट में सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म कैसे, तो इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल आदमी है। अब यहाँ पे जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा नोवेल का वो आपका रॉबिन्सन क्रूसो को लेकर ही है ना, एज अ हीरो वो काम करता है, ठीक है। और उसी के ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट टर्म। तो हमने क्या कहा, इंडिविजुअलिज्म क्या है सबसे पहले समझे। अब इंडिविजुअलिज्म क्या है, यहाँ पे लिखा है समवन हु डज नॉट बिलोंग टू हर्ट, समवन हु डू नॉट बिलोंग टू हर्ट, ठीक है, समवन हु डज नॉट बिलोंग टू हर्ट। सो इसको आप इंडिविजुअलिज्म कैसे कहोगे, इसको आप इंडिविजुअलिज्म कैसे कहोगे। देखिए इंडिविजुअलिज्म मतलब है कि अपने तरीके से चलना, ठीक है।
अपने तरीके से, मतलब कि दूसरों के रास्ते पर नहीं चलना, दूसरों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना, अपना एक रास्ता अपने लिए, अपनी समझ को इतना गहरा करके कि जो मैं अपने लिए रास्ता चुनूंगा दैट विल बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट in terms of my liberation, freedom, or you could say my deepening in wisdom, right? So whatever path one takes for that matter is called individualism. Okay, somebody who is living, who is not following the social norms, somebody who is not following the traditions, somebody who is not following that everybody is following, like इसको बोलते हैं ना हम कि आपका क्या बोलते हैं उसको, रैट रेस। तो रैट रेस से जो अलग है उसको आप इंडिविजुअल कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, कोई भी एग्ज़ाम होता है इंडिया में, तो मान लिया उसके लिए आवेदन करने वाले लोगों की जो संख्या है वो है मान लिया 50 लाख। अब 50 लाख है, अब 50 लाख लोग एक ही परीक्षा का आवेदन कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इज देयर एनी इंडिविजुअलिज्म इन दैट, इन देम? नो। को पता है कि वैकेंसी कितनी होंगी, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, इतनी वैकेंसी होंगी, इतने के लिए आपके 50 लाख लोग भर रहे हैं फॉर्म, तो उसमें इंडिविजुअलिटी कहाँ है? होना तो यही चाहिए ना कि ज़्यादा से ज़्यादा 5000 लोग भरे, है ना। जब वैकेंसी इतनी है तो उस हिसाब से 5000 अगर काबिल लोग भरते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे उनको पता है कि उन्होंने निकलना ही है और उनका फील्ड ही यही है, इस साल नहीं तो अगले साल। बट भीड़ बहुत ज़्यादा है, हर लोग ये नहीं देख रहे हैं कि काम क्या है, उनको बस ये देखना है कि एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो वही है कि एक तरीके की रैट रेस है जिसमें सबको पैसा 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 चाहिए, इंडिविजुअलिटी नहीं है। क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं होता है, काम करने के लिए काम होता है। काम इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसको करने के लिए ही आप सब कुछ अपना दाव पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअलिटी ये चीज है। साथ में अब देखें आप, इसी कहानी में एक शब्द आता है बिल्डिंग्स रोमन, यहां पे आपको दिख रहा होगा बिल्डिंग्स रोमन। अब कैसे ये नोवेल शेप करता है हीरो के बिल्डिंग्स रोमन को? बिल्डिंग्स रोमन मतलब होता है साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन, यहां पे लिखा है साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन, ठीक है, ऑफ एपोनिमस हीरो, मतलब कि जो भी किरदार है रॉबिन्सन क्रूसो, उसके साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन को दिखाया गया है। उसका साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन कैसे होता है? देखिए, पहले तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, उसको रिग्रेट होती है कि उसने जो डिसीजन लिया है अपनी लाइफ को लेकर के वो उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट है, ठीक है ना। उसके पेरेंट्स जो भी उसको सुझाते हैं एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ, उसके अगेंस्ट है। धीरे धीरे वो उस पर रिग्रेट करता है कि मैं अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता हूं, ठीक है। बट बाद में जैसे जैसे वो चैलेंजेस उठाता है, उसको ये पता चलता है कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि उसको बिना सोसाइटी के, बिना सोशल अपब्रिंगिंग के, और यू कुड से कि बिना सोशल इन्फ्लुएंस के वो अपना कुछ नया काम ढूंढ लेता है, ठीक है। तो बिना सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हुए वो अपना एक रास्ता चुनता है, एक एडवेंचर चुनता है। इसीलिए टाइम टू टाइम उसकी जो साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन है या कहीं की जो मैच्योरिटी है वो उसमें आती है। नेक्स्ट है बायोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ डेनियल डेफो। देखिए, डेनियल डेफो बॉर्न हुए लंदन में, ये सब कुछ 1660। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, काम क्या करते थे वो? ट्रेडर थे, राइटर थे, पैम्फलेटर थे, एंड इंटेलिजेंस एजेंट की तरह भी काम कर चुके थे, ठीक है। देखिए, आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं है, सभी फील्ड में उस्ताद थे, है ना। तो काफ़ी यहाँ पे लिखा है कि उनके यहाँ पे, हाँ, तो जो उनके फादर थे वो डिसेंटर थे। अब ये डिसेंटर मतलब क्या होता है? देखिए, डिसेंटर मतलब होता है कि जो नॉन कन्फर्मिस्ट होते हैं, मतलब जो रिफ्यूज करते हैं चर्च की टीचिंग को, ठीक है। चर्च ऑफ इंग्लैंड की जो भी टीचिंग्स हैं उनको रिफ्यूज करने वालों को डिसेंटर कहते हैं, ठीक। तो उनके पिताजी लोग, इनके डेनियल डेफो के पिताजी जो थे वो डिसेंटर थे। His situation in life forbade Defoe from attending the traditionally elite schools of his time such as Oxford and Cambridge. तो डेफो इसी कारण ट्रेडिशनली
एलीट स्कूल्स में नहीं जा पाए, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो चाहे वो कैम्ब्रिज हो। अब बाद में वो एंटर करते हैं ट्रेड में। कौन? डेनियल डेफो एंटर करते हैं ट्रेड में। वहां पे वो एज अ मर्चेंट अपने आप को सेटअप, या फिर कहें कि एज अ मर्चेंट वो काम करते हैं, ट्रेड करते हैं और इम्प्रोवाइज करते हैं कमर्शियल स्कीम्स को, ठीक है, उनमें इम्प्रूवमेंट करते हैं और साथ ही क्या करते हैं, कमोडिटीज के साथ डील करते हैं ताकि उनका जो ट्रेड है वो चले। बट क्या होता है कि वो फेल होते रहता है, वो स्ट्रगल करते रहते हैं, वो फेल होता रहता है और लास्ट में एक टाइम आता है जहां पे वो मिजरेबली फेल हो जाते हैं और साथ ही बैंकरप्ट भी हो जाते हैं, ठीक है ना, दिवालिया, ठीक, कुछ नहीं बचता है उनके पास। अब देखिए यहां पे बात आती है कि पॉलिटिको हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे डेनियल डेफो थे, उस टाइम पे पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था, 17th एंड 18th सेंचुरी ऑफ इंग्लैंड में क्या चल रहा था। देखिए अब डेनियल डेफो जो है ट्रेड में तो अपना लक आजमा चुके थे, बट वहां पे उनको कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं हुई, ठीक है, बजाय बल्कि आप उनको देखेंगे कि वो फेल हो चुके थे, बैंकरप्ट हो चुके थे। तो उनका एक्टिव इंटरेस्ट था पॉलिटिकली वॉलेटाइल सर्कमस्टेंसेस में। कैसे? देखिए पॉलिटिकली वो काफी ज्यादा एक्टिव थे। क्यों एक्टिव थे? क्योंकि वो एक रिलीजियस डिसेंटर थे, है ना, और तो वहां पे इनको एक पॉपुलैरिटी मिल जाती है एज अ पॉलिमिकल राइटर। पॉलिमिकल राइटर मतलब होता है जो कंट्रोवर्शियल राइटर होता है, जो थोड़ा समाज से हटके होता है, क्योंकि राइटर हमेशा से हुए हैं और राइटर हमेशा वही जाना गया जो कुछ ऐसा लिखे जिससे कि समाज में परिवर्तन आए, सोच में परिवर्तन आए। बाकी तो राइटर बहुत सारे हैं, तो वो राइटर हमेशा कंट्रोवर्शियल होगा बिकॉज लोगों को उनकी बातें पसंद नहीं आती हैं। जो भी अच्छे राइटर होते हैं पहले पहले कई बार उनका काम रिजेक्ट कर दिया जाता है, ऐसा ही सेम साइंटिस्ट के साथ भी होता है। तो पॉलिमिकल राइटर थे। अब डेफो का जो ईयर ऑफ बर्थ था वो चार्ल्स सेकंड के ईयर ऑफ बर्थ से कोइंसाइड करता था, ठीक है। और चार्ल्स सेकंड कौन था? चार्ल्स सेकंड किंग तो था ही इंग्लैंड का, साथ ही न्यूली इंस्टॉल्ड चर्च का, जो कि इंग्लैंड के चर्च का हेड भी था, ठीक है। इस तरीके से चलता है। अब डेफो जो है वो पैम्पलेट्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो वो अपना पहला पॉलिटिकल पैम्पलेट्स बनाते हैं 1683 में, रिलीज करते हैं उसे, और वो काफी ज्यादा फेमस भी होता है। वॉसिफेरसली एक्सप्रेस हिज पॉलिटिकोस रिलीजियस एफिलिएशन। बट क्या होता है, चार्ल्स सेकंड जो है वो मर जाता है। चार्ल्स सेकंड के लिए वो क्या करते थे, पॉलिटिकल पैम्पलेट्स बनाते थे, बट अब वो मर जाता है। तो क्या होता है कि उसके बाद उसका भाई आता है जेम्स सेकंड। और जेम्स सेकंड क्या है, रोमन कैथोलिक तो है ही, बट इंग्लैंड का जो पॉलिटिकल राइवल है उसका फ्रेंड है। एली मतलब कि अलायंस, है ना, मैत्री है, उनका संबंध है किसके साथ? इंग्लैंड के पॉलिटिकल राइवल के साथ, ठीक। तो इसके बाद क्या होता है, जेम्स सेकंड जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है उसके भांजे के साथ, सन इन लॉ, हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ विलियम। तो अब विलियम थर्ड आते हैं और उसके बाद क्या होता है, विलियम थर्ड जो है वो डेफो जो है उसके लिए पैम्फलेट बनाना स्टार्ट कर देता है फिर से। तो फिर से विलियम थर्ड अब मर जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, डेफो जो है सीरीज ऑफ सेटबैक्स जाते, क्योंकि कोई काम बचा नहीं है अब उनके पास, क्या करें, पैम्फलेट बनाने का काम अब उनके पास बचता नहीं है। और यहां पे एक और चीज होती है कि वो उनको जो डिसेंटर हैं, है ना, अगर क्योंकि वो डिसेंटर हैं तो उनको क्या होता है, प्रोसिक्यूट किया जाता है, यानी कि कह सकते हैं एक तरीके से दंड दिया जाता है, ठीक है। डिसेंडर्स इंक्लूडिंग डेफो वर जनरली विग्स। तो विग्स और टोरीज दो पार्टीज थी। डेफो पहले विग्स के समर्थन में पैम्फलेट्स बनाते थे, उसके बाद टोरीज जो है वो पावरफुल हो जाती है जब विलियम थर्ड मर जाता है। तो अब डेफो को टोरीज के लिए काम करना होता है, क्योंकि अब उनकी मजबूरी हो गई है ना। एक बार उनकी यहां पे देखिए, कंपेल्ड हिम टू स्वेयर लॉयलिटी टू द टोरी पार्टी। तो वो अब उनके लिए पैम्फलेट बनाना स्टार्ट करते हैं और इसी तरीके से वो स्ट्रगल करते हैं फाइनेंशियली, बट लास्ट में स्ट्रोक से मर जाते हैं, ठीक है।
तो ये यहाँ पे है। यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इनको ब्रीफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जाता है, ठीक है। और पब्लिक पिलरी जो कि एक तरीके का दंड होता था, जिसमें आई गेस कुछ ऐसा होता था कि पब्लिक के सामने जो भी आदमी है उसको किसी तरीके से बेइज्जत किया जाता था, ठीक है, या फिर उसको किसी तरीके से किसी खास तरीके से बांध दिया जाता था पब्लिक के सामने, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके लास्ट में उनकी यहाँ पे मौत हो जाती है 1731 में, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, अब डैनियल डेफो के काम को देखिए आप, उन्होंने क्या क्या काम किए। तो फिक्शनल नैरेटिव के कारण ही उनको जाना गया, आज भी उनका नाम इमॉर्टल है ये कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी इंग्लिश लिटरेरी में काफ़ी अच्छी पकड़ थी, है ना। फिक्शनल नैरेटिव्स या फिर कहें कि अपने नोवेल के कारण जाने गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नम ओपस उनकी एक नोवेल है रॉबिन्सन क्रूसो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उनके फिक्शनल नैरेटिव फॉलोड सून आफ्टर रॉबिन्सन क्रूसो, क्या क्या थे, इसी का ही सिक्वल था रॉबिन्सन क्रूसो का, द फादर एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो एंड सीरियस रिफ्लेक्शंस ड्यूरिंग द लाइफ एंड सरप्राइजिंग एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, इस तरीके के। एंड अदर वर्क्स कुछ और थे इनके, मॉल फ्लैंडर्स, कॉलोनल जैक, कैप्टन सिंगलेटन, मेमोइर्स ऑफ कैवलियर, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर एंड रॉक्सना, ये सारे इनके, ठीक है, ये सारे इनके नोवेल हुए या फिर कहें कि इनके फिक्शनल नैरेटिव्स थे। और भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, दीज नैरेटिव कंसोलिडेटेड हिज रेपुटेशन एज ए प्रोगेनिटर ऑफ द इंग्लिश नोवेल, the rise of the novel Iron Watts maps the development of a realist mode of writing in England as it happened during the 18th century is the fictional work of Daniel Defoe। Iron Watts कहते हैं कि Daniel Defoe ने ही शुरुआत करी थी मतलब कि एक तरीके से रियलिस्ट नोवेल को लाने में, और फिर आपका और भी नाम है बाकी जिनने करी थी, सैमुअल हो गया और हेनरी फील्डिंग। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, द जेनरे ऑफ द नोवेल एट अराउंड दिस टाइम, इस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो रोमांस था, ठीक है, उसका जो मीनिंग था वो एलेगोरिकल था। मतलब जैसे आपने कहानी सुनी होगी सेंट वैलेंटाइन की, है ना, स्पेलिंग जो भी होगी, तो इनके ही नाम पे वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। तो क्या होता है कि इस कहानी में मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बताऊं, एंड कहाँ पे होती है कहानी, सेंट वैलेंटाइन जो है एक लड़की को, ठीक है, अपनी आंखें निकाल के दे देते हैं, ठीक। कहानी मैं पूरी नहीं समझा रहा हूं, बस एंडिंग यही है कि अपनी आंखें निकाल के दे देते हैं, ऐसा उस कहानी में बताया गया। बट एक्चुअल में क्या होता है, वो अपनी आंखें नहीं निकालते हैं, वो क्या निकालते हैं, उसका एक एलेगोरिकल मीनिंग है। लोग उसका मीनिंग ऐसे ले लेते हैं कि रोमांस के फॉर्म में, बट वो अपनी आंखें जो निकाल के देते हैं वो फिजिकली नहीं देते हैं। आंखें निकालना मतलब कि किसी को अपनी दृष्टि देना, दृष्टि मतलब कि विजडम, ठीक है, या फिर कहें कि अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स लाइफ। तो जो विजडम है वो दिया जाता है। तो आंखें दे देना मतलब कि किसी की जिंदगी में प्रकाश लाना, और प्रकाश को विजडम कहा जा सकता है, अंडरस्टैंडिंग कहा जा सकता है। तो इसी तरीके से अब लोग इसको क्या लेते हैं, रोमांटिक तरीके से ले लेते हैं और रोमांस करते हैं उस दिन, जबकि ऐसा कुछ मीनिंग है ही नहीं, उसका अपना एक एलेगोरिकल मीनिंग है। तो यहाँ पे भी क्या कहा है कि उस समय क्या हो रहा था कि रोमांस के मीनिंग को एलेगोरिकली समझाया जा रहा था, dealt with idealized figures of knights and ladies। फिर आप यहाँ पे देखिए, नोवेल केम टू बी एसोसिएटेड विद द मिडिल क्लास एंड देखिए उस समय क्या हो रहा था कि पहले तो नोवेल ऐसे लिखे जाते थे जिसका आम आदमी से कोई वास्ता नहीं होता था, पहले नोवेल ऐसे लिखे जाते थे। बट इस समय क्या हो रहा था, कुछ खास हो रहा था। इस समय ये हो रहा था कि जो नोवेल थे वो आम आदमियों की लाइफ से, उनके एक्सपीरियंसेस से, रियलिस्टिक एक्सपीरियंस से लिए जा रहे थे। तो इसीलिए इनको रियलिटी या कहें कि रियलिस्टिक कहा गया, या फिर कहें रियलिटी कहा गया, ठीक है ना, या फिर कहें कि ये जो रियलिज्म यहाँ पे आपको दिख रहा है, रियलिज्म, ठीक है। तो रियलिज्म आना शुरू हो गया था इन नॉवेल्स में। तो यहाँ पे आपको दिख रही है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, ओके। तो यहाँ पे जो आम आदमी है उनकी लाइफ में घुस करके उनके इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को लेकर के उनको नैरेट करना, ये किया गया, उसको नैरेट किया गया नॉवेल्स में। वेरी सेल्फ कॉन्शियसली ट्राई टू अटेम्प्ट अ फेथफुल इमिटेशन ऑफ सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी को इमिटेट, इनको कॉपी करना, यही किया गया इनिशियली यहाँ पे इस समय नोवेल्स में।
अब देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है, हाउएवर द प्रॉब्लम ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रियलिज्म इज दैट one often tends to link this term with literary writings that are expected to contain an exact equivalence to a pre-given social political reality. देखिए यहाँ पे बोले रियलिज्म का मतलब ये नहीं है कि ये एग्जैक्टली इक्विवेलेंस है प्री गिवन सोशल पॉलिटिकल रियलिटी के। जो भी सोशियो और पॉलिटिकल रियलिटी है, सोशल और पॉलिटिकल रियलिटी है, उसके इक्विवेलेंस नहीं है रियलिज्म। रियलिज्म क्या है यहाँ पे बताया, इट इज क्रूशियल टू बी कॉग्निसेंट ऑफ द फैक्ट दैट realist novels do not and cannot possibly reproduce reality as it is. देखिए reality as it is कभी भी novels नहीं दे सकते हैं, है ना। reality as it is novels कभी भी नहीं दे सकते हैं। अगर वो कोई स्टोरी भी बता रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा होता है, ठीक है, चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम। तो ये भी कहें और ये भी कहें कि जो नोवेल बनते हैं वो कंप्लीटली रियलिस्टिक नहीं हो सकते। दे कैन नेवर मिरर रियलिटी विद कंप्लीट फेथफुलनेस सिंपली बिकॉज एनी पीस ऑफ राइटिंग हैज़ टू कॉन्शियसली चूज सर्टेन थीम्स। देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी नोवेल की बात करें तो अगर वो रियलिस्टिक नोवेल है तो उसमें ऑफकोर्स आपने एक्सपीरियंस लिया होगा, पर वो किसी ना किसी थीम पे तो बेस्ड होगी या किसी ना किसी एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगी। तो वो रियलिटी को नोवेल जो है या कोई भी बुक है या कोई भी स्क्रिप्चर है, रियलिटी को आप यहाँ पे ट्रुथ से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रुथ या रियलिटी को आप एज इट एज नहीं बता सकते, क्योंकि ट्रुथ और रियलिटी आइडिया नहीं है अपने आप में। ट्रुथ और रियलिटी अपने आप में कोई आइडिया नहीं है कि जिसको आप प्रेजेंट कर सकें, है ना, किसी नोवेल की फॉर्म में या किसी बुक की फॉर्म में। यहाँ पे बताया है इट इज क्रूशियल टू बी कॉग्निज, ठीक है। रियलिटी मतलब समझ रहे हैं आप यहाँ पे, रियलिटी मतलब एक तो रियलिटी यही होती है कि हमारी आपकी रियलिटी, मतलब जैसे मेरे सामने लैपटॉप है तो लैपटॉप मेरे लिए रियल है, बट अगर आप एक्चुअल में देखें तो लैपटॉप रियल नहीं है, क्योंकि रियल हमेशा वो होता है जो परमानेंट रहे। क्या लैपटॉप परमानेंट रहेगा? नहीं। तो रियलिटी को ही ट्रुथ भी बोला जाता है, क्या तो उसी सेंस में ही नोवेल जो है वो लिमिटेड होगा, हमेशा कंप्लीटली रियलिटी को प्रेजेंट नहीं कर सकता। यहाँ पे दे कैन नेवर मिरर रियलिटी विद कंप्लीट फेथफुलनेस simply because any piece of writing has to consciously choose certain themes, select and arrange its narrative material, figure out the point of view, narrative voices, etc. It is therefore a highly complex process involving the ideological politics of the writer and must not be simply reduced to being understood as imitating some kind of ossified reality life. ठीक है, तो some kind of ossified reality जो mixed है, it is not actuality, but the replacement of actuality is something that one can present through novel or book, not exactly what the truth is, right? तो क्योंकि अगर आप सिर्फ ट्रुथ कह रहे हैं देन वो फिक्टिशियस नहीं होगा, वो फिक्शन में नहीं आएगा, वो नॉन फिक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ट्रुथ कोई कहने वाली चीज़ भी नहीं है। अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, अगर आपको पता है कि ट्रुथ क्या होता है, तो ट्रुथ कभी किसी से कहा नहीं जा सकता, बिकॉज एब्सोल्यूट ट्रुथ इज समथिंग दैट नोबडी कैन अटर। बट ट्रुथ इन द सेंस कि जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं जनरल सेंस में, उस तरीके से ट्रुथ यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। बाकी आप अपना मीनिंग निकाल सकते हैं। समरी की बात करें, रॉबिन्सन क्रूसो की समरी की बात करते हैं। देखिए प्रीफेस अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अननेम्ड एडिटर है जो कि अपने बारे में बता रहा है, एक प्राइवेट मैन का एडवेंचर है, उसका वर्ल्ड में एडवेंचर है, उसको बताया गया है इसमें। जस्ट हिस्ट्री ऑफ फैक्ट, द विजडम ऑफ प्रोविडेंस, ये चीज़ें हैं कि भाई हिस्ट्री एक तरीके से जो हिस्ट्री में घटित हुआ उस तरीके उसको भी लाया गया है सामने, और किसी एक आदमी के जो कि प्राइवेट है, ठीक है, जो कि समाज से अलग है, उसका एडवेंचर, साथ में विजडम ऑफ प्रोविडेंस, मतलब कि किसी ईश्वर का या कह लें उसका विजडम। देखिए यहाँ पे अब बात आती है समरी की। स्टोरी क्या है? तो स्टोरी से शुरुआत करें अगर हम, तो एक इंग्लिश मैन है जो कि हेलिंग फ्रॉम द टाउन ऑफ यॉर्क, ठीक है, यॉर्क से जा रहे हैं। तो उसका नाम रॉबिन्सन क्रूसो है, जो कि अपनी लाइफ रिकॉर्ड करता है। 3 बेटों में से सबसे यंगेस्ट है, ठीक है, सबसे छोटा है। वेल टू डू मर्चेंट ऑफ जर्मन ऑरिजिन, ठीक है, तो फेयरली वेल टू डू जर्मन, ठीक। तो इनके पिता जो हैं मिडिल स्टेशन की लाइफ से आते हैं, ठीक है, एक मर्चेंट है, रिस्पेक्टेबल मिडिल स्टेशन। हिज फादर वेहेमेंटली ट्राइज टू आर्ग्यू एंड परसुएड हिम टू स्टडी लॉ एंड कार्व अ फाइनेंशियली एंड सोशली सिक्योर लाइफ। इनके पिता जो होते हैं किसके? रॉबिन्सन क्रूसो के, वो
बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो किसी तरीके से मान जाए और ये क्या करे, अपना जो करियर है वो लॉ में बनाए, वो लॉ में बनाए और एक सोशली सिक्योर लाइफ जिए जैसे सब जीते हैं, है ना, ताकि ये जिंदगी भर भटकता ना रहे। ठीक है, और जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं हमको उनका यूज करें। ठीक है, क्योंकि इसका अपना एक सोशल पोजीशन है। ठीक है ना, क्योंकि कि फैमिली की एक सोशल पोजीशन है, तो उसके पिता चाहते हैं कि वो उसी को ही फॉलो करें, जो उसके पिता कह रहे हैं कि अपना फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, एक मिडिल स्टेशन चुन ले लाइफ का। ये मिडिल स्टेशन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिडिल स्टेशन चुन ले लाइफ का, जिसमें अगर देखें आप, दो स्टेशन होते हैं, एक होता है, तीन होते हैं, एक मिडिल, एक अपर और एक लोअर। तो अपर स्टेशन में क्या होता है कि एम्बिशन होता है, ठीक है, लूटपाट हो सकती है, या फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है अपर स्टेशन ऑफ लाइफ में भी। लोअर स्टेशन ऑफ लाइफ में तो होता ही है, जब खाना ही नहीं रहेगा या आपके पास बेसिक नेसेसिटी नहीं रहेगी तो आप सर्वाइव कैसे करोगे, हर दिन के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। पर मिडिल स्टेशन, उसके पिता ऐसा कहते हैं कि मिडिल स्टेशन ऑफ लाइफ इतना बढ़िया है कि यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है आपको, बस अपना काम करो, ठीक है, और आपका एक इनकम रहेगी, और जो भी आपको पहले से ही मिली हुई प्रिविलेजेस हैं उनका लुत्फ उठाओ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद है गिल्ट ट्रैप्ड इनटू फॉलोइंग द डिक्टेट्स ऑफ हिज फादर। अब देखिए, गिल्ट ट्रैप हो जाता है कौन, रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो चाहता यही है कि वो वो सब ना करे जो सब कर रहे हैं, उसके पिता उसको जो कह रहे हैं वो वही क्यों करे, क्योंकि उसमें उसे कुछ दिखता नहीं है। वो एक मिडिल स्टेशन ऑफ लाइफ को नहीं चुनना चाहता। ठीक है ना, वो अभी एक युवा है तो चाहता है कि कुछ चैलेंजेस उठाए जाए। लाइफ को बस यूं ही जैसे सब जी रहे हैं वैसे जीने में कोई मज़ा नहीं है। ठीक है ना, उसमें कुछ चैलेंजेस होना चाहिए, ऐसा मानता है रॉबिन्सन क्रूसो। तो वो क्या करता है कि पहले पहले तो ट्राई करता है किसी तरीके से कि जो भी फैमिलियल कमिटमेंट हैं, जो भी उसके माँ बाप चाहते हैं कि वो एक मिडिल स्टेशन ऑफ लाइफ जिए और अपना जो स्टडी है, लॉ है, उसको स्टडी करके अपना एक फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ जिए। बट वो इस सब को हटा देता है, इससे हट जाता है इस रास्ते से। वो कोशिश तो करता है पहले कि भाई मैं वही सब करूं जो मेरे माँ बाप मुझे कह रहे हैं, बट वो कुछ कर नहीं पाता है। और वो उसका जो प्यार होता है सी के लिए, किसके लिए, समुद्र के लिए, वो उसको बुलाता है। ठीक है, तो उसके सामने ये चीज़ बहुत छोटी होती है कि वो अपना एक मिडिल लाइफ जिए। ठीक है, मतलब कि सहूलियत से जिए, कंफर्टेबल होकर जिए। वो उसके लिए बहुत एक छोटी चीज़ होती है, उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ उसको बुला रही होती है, वो होती है समुद्र। ठीक है, समुद्र उसको बुला रहा होता है अपनी तरफ। तो इसकी टेम्पटेशन को लेकर के वो क्या करता है, लंदन की तरफ चले जाता है शिप में। ठीक है, वहाँ पे उसका एक दोस्त और होता है, वन ऑफ हिज फ्रेंड। ठीक है, उसको भी इसी तरीके का कुछ दुख होता है कि उसका भी एक पैशन होता है कि उसे सी जर्नी करनी है। पहली सी जर्नी क्या होती है इन दोनों की, बहुत बड़ा हिंड्रेंस क्रिएट करती है, क्योंकि एक वॉयलेंट स्टॉर्म आता है और ड्राइव्स हिम एंड हिज फ्रेंड नियर टू डेथ एक्सपीरियंस। तो इनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हो जाता है पहली वोएज में। अब उसके बाद क्या होता है, क्रूसो कम्स टू सी दिस स्टॉर्म एज डिवाइन वार्निंग। अब वो इसको, इस स्टॉर्म को अपने माइंड में, ठीक है, वो एक ख्याली पुलाव बनाता है कि ये एक डिवाइन वार्निंग है भाई। क्यों, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे मना किया था कि तुम कुछ और नहीं करोगे, यही जियोगे, बट मैं घर बार छोड़ करके अब सी ट्रैवल करने लगा हूँ। ठीक है, जिसके लिए मुझे माता पिता ने टोका था। तो अब वो इस स्टॉर्म को एज अ डिवाइन वार्निंग मानता है कि मैंने अपने माँ बाप को जो है समझा नहीं, मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं करा, तो शायद इसलिए अब ये स्टॉर्म आ रहा है। तो ये सोचता है कि मुझे अब क्विट कर देनी चाहिए सी ट्रैवल। एंड हिज फ्रेंड्स फादर ऑल्सो डिसवेड हिम फ्रॉम सेलिंग, विच अगेन, अब क्या होता है कि देखिए, अब नियर टू डेथ एक्सपीरियंस ने करा, तो अब ट्रैवलिंग करने के बाद जब फ्रेंड के फादर से मिलते हैं क्रूसो से, तो क्रूसो को कहते हैं कि ये सब मत करिए, वापस चले जाइए घर, अभी भी टाइम है। ठीक है, बट फिर से
उसे याद आती है कि उसके पापा की वार्निंग्स थी कि ये सब काम मत करो, ठीक है, मस्त अपना मिडिल लाइफ जिए जाओ, ठीक है, सब कुछ है, आपको प्रिविलेजेस दी गई हैं, ठीक है, सब कुछ आपको अवेलेबल कराया जाएगा, कुछ ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, ना बहुत ज़्यादा काम करनी है ना बहुत कम काम करना है, कोई माथापच्ची नहीं है, ईजिली आपको काम मिल जाएगा और साथ में आपको सैलरी भी मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा सैलरी भी नहीं चाहिए कोई, है ना, आराम से आप फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ जियोगे, मतलब ये कहने का मतलब था। तो ये बातें याद आने लग जाती हैं उसको कि काश मैंने अपने पिता का माना होता तो शायद आज ये स्टॉर्म नहीं आता। बट बाद में क्या होता है, उसको वो अपना फॉर्चून या कहें कि मर्चेंट बन जाता है और फिर इमीडिएटली एक अनदर वॉयज प्लान करता है। उसमें क्या करता है, उससे पहले एक विडो को एक अपनी जो है पूंजी जो है वो कमाई हुई वो उसको दे देता है, ठीक है, मर्चेंट बन गया, कुछ पैसे कमाए और वो विडो को दे दी, ठीक है, जिसपे उसको भरोसा है कि भाई उसके साथ धोखाधड़ी नहीं हुई, है ना, दे देता है। अब उसके बाद सेकंड वॉयज करता है और ये बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस रहती है। शिप इज बिजाइड बाय द मूरिस पायरेट्स, तो शिप जो है मूरिस पायरेट जो है इनको कैदी बना लेते हैं, ठीक है, शिप को लूट लेते हैं और यू कैन से कि भाई क्रूसो को कैप्चर कर लेते हैं और उसको स्लेव बना देते हैं नॉर्थ अफ्रीका टाउन जिसका नाम है सेले। फिर उसके बाद क्रूसो और एक स्लेव बॉय जूरी जो है दोनों के दोनों फिशिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि इनका काम होता है कि भाई फिश कलेक्ट करना और फिर वो उनको दे देना मूरिश पायरेट्स जो है, ठीक है। तो ये एज अ स्लेव काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप नोवेल को और डिटेल में पढ़ें तो वहाँ पे तरीके का कोहरा छा जाता है, फॉग छा जाता है, तो ये दोनों उसका फ़ायदा उठाते हैं और मैनेज टू फ्री देमसेल्व्स विद द क्लचेस ऑफ देयर कैप्टर्स एंड सेल अवे, ठीक है। तो कैप्टर से दूर हो गए जिनने इनको कैदी करा था और साथ में ये सेल कर लेते हैं, ठीक है, बोट कहीं दूर ले जाते हैं। इनको मिलता है एक पोर्टुगीज कैप्टन जो कि इनकी हेल्प करता है और वो जूरी को क्रूसो से लेता है, बोलता है कि मुझे ये चाहिए है, पर क्रूसो क्या कहता है कि मैं दूंगा तभी तुम्हें ये। देखिए अब जूरी क्या है, एक काला आदमी है ना, काला आदमी है। तो उस समय क्या होता, इस नोवेल में ये दिखाया गया है कि काले पे राज करने वाला कौन है, गोरा, है ना। तो क्रूसो ये डिसाइड कर रहा है कि जूरी को उसे बेचना है, तो कितने टाइम के लिए बेचना है और किसके हाथों बेचना है। तो यहाँ पे जूरी जो लड़का है उसको बेच देता है क्रूसो, किसको, एक ब्राज़ील सॉरी पोर्टुगीज कैप्टन को जो कि इनकी हेल्प करता है। पर वो बोलता है क्रूसो कि मैं इसको बस 10 साल के लिए दे रहा हूँ, 10 साल बाद इसको फ्री कर देना, ठीक है। कुछ टाइम के लिए मॉरल डिलेमा में चला जाता है क्रूसो, बट बाद में एक्सेप्ट कर लेता है कि 10 साल के लिए, क्योंकि उसे भी पता है कि जो लड़का इसके साथ है ये इसके काम आ सकता है, ठीक है। तो बोलता है कि 10 साल के लिए आप इसको रख सकते हो बट उसके बाद मुझे चाहिए। ब्राज़ील प्रूव्स टू बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल फॉर क्रूसो, ठीक है। तो क्रूसो का जो टोबैको प्लांटेशन ओनर बन जाता है वहाँ का, तो उसका अच्छा ब्राज़ील में क्या चलता है, अच्छा इसका ट्रेड चलता है। इसके बाद सक्सेस और प्रॉफिट सब इसको दुनिया भर का पैसा मिल जाता है क्रूसो को, बट अब ये रेस्टलेस होने लग जाता है। फिर ये स्लेव गैदरिंग एक्सपेडिशन के लिए जाता है जहाँ पे शिप रैक्ट हो जाती है, मतलब कि शिप जो है वो पूरी उसका विनाश हो जाता है, ठीक है ना। फिर सोचता है कि ये अपने पिता की वार्निंग के बारे में और अपनी माँ के अर्नेस्ट प्लीज़ के बारे में, कि जो उसके माँ के आंसू थे कि भाई मुझे, वो चाहते थे कि मैं घर में ही रहूं और एक सेफ ज़िंदगी जीऊँ, कहाँ मैं यहाँ आ गया, यहाँ मेरी सिप भी अब बर्बाद हो चुकी है। तो इस तरीके का एक इमोशनल टर्मोइल आता है उसकी लाइफ में, ठीक है, इस पॉइंट पे, और जिसमें उसको इंटेंस ग्रीफ होता है, बहुत ही दुख में रहता है वो, और एक स्टेट ऑफ रिकन्सिलेशन में चले जाता है। फिर वो कुछ टाइम के बाद एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई ये गॉड का ग्रेटिट्यूड ही है, ठीक है ना, ठीक है। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि जो भी कुछ है वो भगवान ने उसको दिया है, ठीक है। और फिर से वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है, ठीक है, वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है। तो इसके लिए वो डिटरमाइंड हो जाता है। अब देखिए
इसके बाद क्या होता है, तो किसी तरीके से सस्टेन, देखिए यहाँ पे फूड और शेल्टर सीक करता है, फिर किसी तरीके से सस्टेन करता है अपने आप को आइलैंड में, और फिर उसके बाद उसके पास लॉट ऑफ रिसोर्स फिर से आ जाता है, ठीक है। 12 ट्रिप्स करता है ये, एंड टू द रैक्स रिमेन टू सिक्योर गन्स फूड, तो ये सब कुछ ये सिक्योर करता है, ठीक है। तो जो भी ये इसके पास शिप थी, ये उसमें से सारा सामान लेके आता है, जो भी गन फूड जिसकी भी ज़रूरत थी इसको, और ये अपने लिए क्या करता है, यहाँ पे एक फोर्ट्रेस भी बना देता है इस आइलैंड में। जिस आइलैंड में ये रुक जाता है, जब इसकी शिप जो है वो उसका शिपरैक्ट हो जाता है, तो शिपरैक्ट होने के बाद ये क्या करता है, अपने लिए फूड या फिर जितने भी आइटम जो भी हैं, लॉट ऑफ रिसोर्सफुलनेस इसमें आ जाती है, रिसोर्सफुल बन जाता है ये, काफ़ी सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं, और ये अपने लिए फोर्ट्रेस बनाता है। फोर्ट्रेस क्या होता है, एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। ठीक, क्यों बनाता है फोर्ट्रेस, ताकि जो वाइल्ड डॉग्स हैं, जो भी जानवर हैं, उनसे बचा रहे, ठीक है, उनसे बचा रहे। अब देखिए, इसके बाद है, इसको शोर पे, नदी के किनारे या कहीं की समुद्र के किनारे शोर पे क्या मिलता है इसको, एक गोट, डिस्कवर गोट दैट कुड, ये इसको सस्टेनेंस देती है, इससे दूध वगैरह जो भी है वो लेता है, इरेक्ट्स अ क्रॉस। अब देखिए ये क्या करता है कि ताकि इसको कोई भी क्रोनोलॉजिकल कन्फ्यूजन ना रहे। क्रोनोलॉजिकल कन्फ्यूजन मतलब जिस हिसाब से सामान्यतः जो भी समाज में डेट या जो भी चलती है, ठीक है, उसको नोट करने के लिए कि भाई डेट क्या है, आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन है, तो उसके लिए नॉच बनाता है, और हमेशा याद करता है कि भाई अकेले आइलैंड पे है, तो अब तो उसको पता नहीं चलेगा ना कि आज कौन सा दिन है, तो इसके लिए वो क्या करता है, नॉच बनाने स्टार्ट कर देता है, ताकि अगर उसके पास कुछ ना रहे तो वो नॉच से समझ पाए कि आज कौन सा दिन है, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजिकल कंफ्यूजन ना हो। अपना जर्नल मेंटेन करता है, डेली एक्टिविटी, स्ट्रगल काफ़ी करता है, क्योंकि उसको अपने लिए किसी तरीके से वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब नए आइलैंड पे गया है वो, तो वहाँ पे किसी तरीके से भी हमला हो सकता है, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स का हो, चाहे वो कुछ आपके कैनिबल्स हों। तो क्या होता है, धीरे धीरे इसके अचीवमेंट करता है, और यहाँ पे अचीवमेंट्स बहुत सारी मिलती हैं, जैसे कैंडल मेकिंग में एक्सीडेंटल डिस्कवरी बना देता है, जैसे स्प्राउट्स जो होते हैं उनको उगा देता है एक्सीडेंटली, या फिर सेलर बनाता है। सेलर मतलब कि अंडरग्राउंड स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पे सेरेंडिपिटस मोमेंट्स मतलब होता है कि लकी, यहाँ पे लिखा है लकी इन मेकिंग अनएक्सपेक्टेड एंड फॉर्चुनेट डिस्कवरीज, इस तरीके की डिस्कवरीज करता है। उसके बाद डिवोटेडली स्टार्ट रीडिंग न्यू टेस्टामेंट, पढ़ने लग जाता है, ठीक है। एंड सीज हिज आइलैंड एक्सपीरियंस नॉट एज अ पनिशमेंट, ठीक है। पहले पहले क्या हो रहा था कि अब देखिए मैच्योरिटी आ गई ना यहाँ पे, जो हम बात कर रहे थे कि बिल्डिंग्स रोमन मतलब था साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन। तो ये जो कैरेक्टर है रॉबिन्सन क्रूसो, अब इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि एक मैच्योरिटी आ रही है। अब वो मैच्योरिटी क्यों आ रही है, क्योंकि पहले पहले ये कह रहा था कि जो इसका डिसीजन है ये इसको मान रहा था कि वो गलत है, ठीक है, या फिर उसको वही सब करना चाहिए था जो उसके पेरेंट्स बोले थे, इवन इफ ही इज नॉट फीलिंग वेल विद दैट। तो उससे बाहर आकर के अब उसने अपनी ये लाइफ जो है नई सुधारी है, नई बनाई है, तो उसको लेकर के उसमें अब ग्रेटिट्यूड की भावना आनी चाहिए कि उसने जो भी किया वो सब सही निकला, ठीक है ना। उसको साथ ही साथ वो काम नहीं करना पड़ा जो सब कर रहे हैं, और वो काम वो कर पाया जिससे उसको वाकई में फ्रीडम मिलती, ठीक। तो इसके लिए वो अब अपने इस एक्सपीरियंस को, जो भी आइलैंड का एक्सपीरियंस हुआ उसके साथ, उसको पनिशमेंट की तरह नहीं देखता है, बल्कि उसको एज अ डिलीवरेंस और यू कुड से ग्रेटिट्यूड फ्रॉम गॉड की तरह देखता है कि भाई उसको एक ग्रेटिट्यूड मिला है गॉड की तरफ से। तो देखिए वो एक पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस करता है, ऑप्टिमिज्म की भावना से भर जाता है, और आ, और इस अपने छोटे से आइलैंड का किंग अपने आप को घोषित करता है। वो क्या करता है, और भी स्किल्स में माहिर हो जाता है, जैसे पैरट को पेट अडॉप्ट करता है, गोट को, ठीक है ना, पैरट, ठीक है, जो कि उसका नाम भी लेता है कई बार। इसी तरीके से छोटी छोटी स्किल्स को कल्टीवेट करता है, जैसे बास्केट वीविंग, ब्रेड मेकिंग, पॉटरी।
एंड ऑल्सो ही बिल्ड्स हिमसेल्फ अ स्मॉलर बोट। पहले बड़ी बोट बनाता है जाइजेंटिक सिडार की, बट वो काम नहीं करती है, तो फिर ये क्या करता है कि एक छोटी बोट बनाता है जिससे कि आसपास सेल करता है। अब कई बार क्या होता है कि शोर के आसपास जब वो डूबने वाला रहता है ना, या फिर कहें कि शोर के आसपास वो जब पहुंचता है तो उसको पैरट सुनाई देता है जो उसके नाम से उसको बुला रहा है। ठीक है, फिर वो अगेन ग्रेटिट्यूड करता है गॉड को। इस तरीके से वो स्किल्ड, एक एनिमल हस्बेंड्री में स्किल्ड बन जाता है और एब्सोल्यूट कमांड उसकी आ जाती है। इसलिए वो अपने आप को किंग भी घोषित करता है ना, उस आइलैंड का, क्योंकि उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा पावर आ चुकी है और वो जो है सेफली वहाँ पे रह पा रहा है। समझ रहे? नेक्स्ट है, अब उसके जो पोजीशंस हैं, अपने पोजीशंस के बारे में थोड़ा यहाँ पे दिया गया है कि उसके क्या क्या पोजीशंस हैं। तो उसका एक फोर्ट्रेस है, 2 घर हैं, कंट्री सीट है, ग्रेप वैली उसने बनाई हुई है, और आपका एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, एनक्लोजर है ताकि ग्रेजिंग कर सकें उसके कैटल, जो भी गोट्स हैं या फिर जो भी और उसके जानवर उसने पाले हुए हैं। तो इसी स्लो पेस रिदम से उसकी लाइफ चल रही है। कभी कभी उसको ओकेजनली यूरेका मोमेंट्स भी मिलते हैं। कंटिन्यूसली वो क्या करता है, यहाँ पे हार्ड वर्क करता है बिना रुकावट के, और एक ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस उसको एक्सपीरियंस में आती है। ठीक है, ब्लिसफुल एक्सपीरियंस उसको मिलता है। एक दिन क्या होता है, वो डर जाता है जब वो फुटप्रिंट देखता है आइलैंड पे। इनिशियली तो ये सोचता है कि वो जो फुटप्रिंट है वो किसी डेविल का होगा, बट कुछ टाइम बाद वो ये रियलाइज करता है कि ये जो फुटप्रिंट है ये किसी कैनिबल्स का है। इट मस्ट बिलोंग टू वन ऑफ द कैनिबल्स। अब इसके बाद क्या होता है, दिस एपिसोड सेंड्स शिवर्स डाउन हिज स्पाइन। अब वो काफ़ी डर जाता है और बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, विजिलेंट हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है विजिलेंट हो जाता है। सो ही हर्ड्स हिज गोट एट नाइट। तो अब क्या करते हैं वो, जो भी उसकी गोड्स हैं उनको अंडरग्राउंड सेलर में डाल देता है जो कि उसने बनाया हुआ था, और साथ में इस कुछ बंदोबस्त करता है कि जिससे कि वो कुकिंग भी अंडरग्राउंड कर सके ताकि कैनिबल्स उस पर हमला ना करें। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, फिर वो ये सोचता है कि क्या उसे हमला करना चाहिए कैनिबल्स पे। बट फिर उसके बाद ये वो क्वेश्चन अपने आप से करता है। ठीक है ना, यहाँ पे भी आपको एक साइकोलॉजिकल मैचुरेशन दिखेगा उसके अंदर कि ही क्वेश्चंस हिज ऑथोरिटी टू पास जजमेंट, देन डिसाइड्स दैट ही विल ओनली इंटरवीन एंड अटैक देम इफ प्रोवोक्ड टू डू सो, इफ प्रोवोक्ड टू डू सो। तो पहले तो वो सोचता है कि भाई क्या करूं, मैं हमला करूं इन पे, या फिर क्वेश्चन उसके पास आता है। ठीक है, क्योंकि यही एक कहें सिंबल है कि जहाँ पे उसे सेल्फ नॉलेज है, ये पता चल रहा है कि सेल्फ नॉलेज है। क्यों? क्योंकि अपने आप से वो क्वेश्चन कर रहा है, और ये जो क्वेश्चन उठाने की जो कैपेसिटी है इसी को सेल्फ नॉलेज कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी इसकी मैचुरेशन की एबिलिटी, या फिर कहें कि इसके मैचुरेशन को दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है ये, कि बोल रहा है कि ही क्वेश्चंस दिस ऑथोरिटी टू पास जजमेंट। वो कौन होता है ये करने वाला कि वो किसी कैनिबल्स पे अटैक करे बिना उस पर अटैक हुए। ठीक है, फिर बाइबल पढ़ते हुए वो गन शॉट सुनता है और वो ये विटनेस करता है कि कहीं पे शिप रैक हो चुका है। ठीक है ना, शिप जो है वो ध्वस्त हो चुका है। फिर ही रमेजेस, मतलब कि रमेजेस मतलब होता है सर्चिंग, सर्चिंग इन अ रैंडम मैनर। तो वो जाता है उस शिप में, वहाँ से क्लोथ, गोल्ड बार, ठीक है, ये सब लेके आ जाता है। ठीक, फिर अगेन वो ग्रेटिट्यूड देता है ऑलमाइटी गॉड को, एंड फिर उसके बाद वंडर्स हैड ही डिड हिज फादर्स वार्निंग सेटिस्फाई विद द टैबको प्लांट। ठीक है, तो ये बोलता है कि भाई, अब वो सोचने लग जाता है, फिर से सोच में चला जाता है कि क्या अगर क्या हुआ रहता आज वो अगर अपने पापा की वार्निंग के या पापा के कहे हुए पे चलता। क्या होता अगर वो बस इससे सेटिस्फाई हो जाता कि जो उसका टोबैको प्लांटेशन है उसमें उसको बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो गया था, रुपए मिल गए थे, सब कुछ मिल गया था। देखिए, उसने सिर्फ कुछ एक दो चीज़ें नहीं ठुकराई है, उसने अपने पापा की जो सेंस ऑफ कंफर्ट वो दे रहे थे, ठीक है, कि यहीं आपका सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ आपको
इनहेरिटेड है ना, जो भी है वो मिल जाएगा, ठीक है, प्रिविलेज्ड था, वो उसने ठुकराया सब कुछ, अपने माँ बाप की संपत्ति। साथ में दूसरा उसने क्या ठुकराया, दूसरा उसने टोबैको प्लांटेशन जो उसका सक्सेसफुल हुआ था ब्राजील में, वहां पे भी वो उसने उस काम को छोड़ा, है ना। फिर उसके बाद तो वो क्वेश्चन करता है कि क्या मेरे ये डिसीजन सही थे, तो जी बिल्कुल सही थे, क्योंकि आज वो एक अच्छी लाइफ जी रहा है ना, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी, सब कुछ पाने के बाद भी। अब देखिए, क्योंकि एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप अगर सब कुछ पा जाएं, ठीक है, जो भी आप चाहते हैं आपका गोल अचीव हो जाए, अब आपको कुछ और बड़ा मिल जाता है पर वो और बड़ा चैलेंजिंग है, उसके लिए आपको ये गोल छोड़ने होंगे, तो क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं करते, क्योंकि किसी भी गोल को पाना ना पा करके छोड़ना इजी है, और अगर किसी गोल को पा गए उसके बाद उसे छोड़ना ये काफ़ी टफ है, ठीक है। आप मान लिया कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी जॉब लग गई, उसके बाद आप उस जॉब को छोड़ पाते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा मैच्योर हैं। अगर आपको पता है कि वो काम सही नहीं है आपके लिए तो आपको वो छोड़ देना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ अस क्या करते हैं, उसी काम को करते रहते हैं, इवन इफ इट डज नॉट सूट टू देयर लाइफस्टाइल, और कुछ से कि वो उनके लिए सही नहीं है, ठीक है, वो उनको फ्रीडम नहीं देता है, राइट, वो उनको क्रिएटिविटी का मौका नहीं देता है, फिर भी वो काम करते रहते हैं। तो वो जो काम है जो यहाँ पे क्रूसो छोड़ रहा है, उसके लिए तो कई लोग मरते होंगे, बट वो काम उसको मिल गया और उसने उसको छोड़ा, और वो अपने आप को फिर भी बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड भगवान को दे रहा है, या फिर बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता है। क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ छोड़ने के बाद भी वो आज कम से कम खुश है, या फिर कहें कि शांत है, या फिर पीसफुल लाइफ जी रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, स्कैटर्ड विद डेड ह्यूमन बॉडीज, तो वो क्या करता है आइलैंड पे, वहाँ पे उसको कुछ डेड बॉडीज मिलती हैं, ह्यूमन बॉडीज जो कि बिखरी हुई, और उसको पता चलता है कि ये जो है कैनिबल्स का फीस्ट है, ठीक है, उनका खाना है। वो एक ग्रुप को विटनेस करता है कैनिबल्स के, जिसमें 30 कैनिबल्स रहते हैं। तो एक विक्टिम होता है जो कि जिसको कैनिबल जो है क्या करने वाले रहते हैं, स्लॉटर, है ना। अब कैनिबल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, एक विक्टिम को मारने वाले रहते हैं, स्लॉटर करने वाले रहते हैं। तो वो जो विक्टिम रहता है वो क्या करता है, क्रूसो के पास आता है, ठीक है, उनसे दूर भागता है और क्रूसो के पास आता है, उससे शेल्टर मांगता है, उससे घर मांगता है। तो क्रूसो क्या करता है, उसको बचाता तो है ही, साथ ही साथ कुछ कैनिबल्स को इंजर भी कर देता है, और कुछ कैनिबल्स को हरा भी देता है, ठीक है। तो इस को देख करके जो विक्टिम है, ठीक है, वो क्या करता है, विक्टिम प्रोमिसेस टोटल सबमिशन, बोलता है कि आपने मेरी जान बचाई है, आपने मुझे शरण दी है, ठीक है, तो आपने मुझे लिबरेशन भी दिया है, तो मैं आपके सामने अब सबमिशन करता हूँ, मतलब कि मैं अब आपका हूँ, आप जो कहेंगे वो करूँगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से वो एक वो लेता है एक तरीके का सेल्फलेसली कि मुझे आपके लिए काम करना है, और क्रूसो गिव्स हिम द नेम फ्राइडे, क्योंकि वो दिन फ्राइडे ही था, तो क्रूसो उसको फ्राइडे नाम देता है। तो कुछ इंग्लिश पढ़ाता है, इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ाता है, कुछ क्रिश्चियन के जो टेनेट्स हैं फंडामेंटल वो पढ़ाता है क्रूसो फ्राइडे को, और फिर ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक्सप्लेन द कैनिबल्स, हाँ, फिर वो एक्सप्लेन करता है क्रूसो कि ये जो कैनिबल्स होते हैं ये एनिमीज़ का फ्लैश खाते हैं, इस तरीके से। एंड फिर फ्राइडे जो है एक दिन एक्सप्रेस करता है कि उसको वापस लौट जाना चाहिए अपने लोगों के पास, ठीक है, फ्राइडे ऐसा बोलता है, बट ये चीज़ जो है क्रूसो को अनहैप्पी बनाती है, ठीक है, और फ्राइडे भी खुद इसको सोचता है, तो बोलता है कि ही कैन नॉट लूज हिज नियर डियर, और कुछ से नियर डियर क्रूसो, ठीक है। तो फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, और फिर वो एक बोट बनाते हैं और कैनिबल्स की लैंड को विजिट करते हैं। उनको ये जान करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं वो कि वहाँ पे 21 कैनिबल्स हैं उनके सामने, ठीक है, ठीक। तो फिर अब जो कैनिबल्स हैं उनके उनके पास 3 विक्टिम्स को उन्होंने कस्टडी में लिया है। कौन कौन? यहाँ पे एक है
प्राइमा फेशिया अ यूरोपियन यूरोपियन। दूसरा है, अब क्रूसो और फ्राइडे मार देते हैं कैनिबल्स को। फिर उनको पता चलता है कि एक उनमें से फ्राइडे का पिता है, और फ्राइडे यूफोरिक हो जाता है जान करके। ठीक है, जब वो देखता है कि जिसको उन्होंने रेस्क्यू करा है, 3 लोगों को रेस्क्यू करते हैं, किसमें से, जो कि कस्टडी में होते हैं कैनिबल्स के। तो कैनिबल्स की कस्टडी में से जब ये 3 लोगों को रिलीज करते हैं, तो उनमें से एक तो फ्राइडे का खुद पिता होता है, और एक यूरोपियन होता है, और एक स्पेनियार्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट है यहाँ पे, क्रूजो मेक्स प्रोविजंस टू वेलकम देम इनटू दिस कम्युनिटी। क्रूसो क्या करता है, सभी को बुलाता है, और वो चारों जो है क्रूसो के साथ कुछ टाइम रहते हैं। फ्राइडे एंड हिज फादर टू सर्वे। फिर क्या करता है क्रूसो जो है, फ्राइडे और उसके पिता को आइलैंड पे सर्वे के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ देता है। इस तरीके से उनकी जो स्लो पेस्ड एक्सिस्टेंस थी वो चल रही थी, पर वो डिसरप्ट हो जाती है जब वो एनकाउंटर करते हैं एक इंग्लिश शिप आता है वहाँ पे, और ये फ्राइडे और क्रूसो को डरा देता है। ठीक है, फ्राइडे को डरा देता है, और क्रूसो थोड़ा चिंतित हो जाता है, क्योंकि क्रूसो के हाथ में कमांड है। क्रूसो को पता है कि भाई कुछ भी होगा तो उसके पास हथियार भी है। तो फिर उसके बाद वो देखते हैं कि वहाँ पे 11 मैन हैं, और 9 ऑफ देम जो हैं उस शिप से, उस इंग्लिश शिप से एक्सपेडिशन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं कहीं आसपास। पर जब बाकी जो 2 हैं वो वहीं पे हैं, और उसमें कुछ प्रिजनर्स हैं, और वो क्या कर रहे हैं, प्रिजनर्स को देख रेख कर रहे हैं, उनकी प्रिजनर्स कहीं भागे ना। तो 9 तो वहाँ चले जाते हैं, और 11 में से बचे हुए 2 जो हैं वो प्रिजनर्स को देख रेख करते हैं कि ये कहीं भागे ना। फ्राइडे और क्रूसो क्या करते हैं, वो रिलीज कर देते हैं इन प्रिजनर्स को। ठीक है, और फ्राइडे कन्फ्रंट द रेस्ट ऑफ द म्यूटिनियर्स। इसके बाद म्यूटिनियर्स जो है उनको म्यूटिनियर्स जो है उनको देख करके सरेंडर करते हैं। ठीक है, जो भी इंग्लिश शिप से निकलते हैं। ठीक, और क्रूसो जो है रेस्क्यू करता है कैप्टन को, जो कि शिप का एक कैप्टन होता है, जो कि पूरी शिप को कंट्रोल करता है, और वो फिर से एक रिगेन कंट्रोल ओवर द शिप। तो कैप्टन भी काफ़ी काफ़ी ग्रेटिट्यूड फील करता है, और क्रूसो को थैंक्स कहता है। उसके बाद उसको अपनी शिप मिल जाती है, इसलिए वो क्रूसो का धन्यवाद करता है, और उसको काफ़ी सारे गिफ्ट्स देता है। इसके बाद फिर आपका जो क्रूसो है वो इंग्लैंड के लिए चले जाता है। वहाँ पे से वो जो विडो है उसने उसका मनी सेव किया रहता है, तो उसे ले लेता है, और फिर से वो एक प्रॉस्पेरस आदमी, अमीर आदमी बन जाता है। ठीक है, जिसके पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। इतना बड़ा चैलेंज, इतने बड़े एडवेंचर से गुजरने के बाद भी उसके पास आज सब कुछ है। ठीक है, देखिए जिस आइलैंड वो रहता था वहाँ उसने एक तरीके की बस्ती ही बसा दी थी। ठीक है, तो ये करना अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वहाँ उसने कई सारे अचीवमेंट्स, छोटे छोटे अचीवमेंट जो हैं हासिल किए, और साथ में उसने अपने लिए एक सेफ मतलब सेफ जो है जगह का निर्माण भी किया है ना। तो ये सब करने के बावजूद, इतने चैलेंजेस फेस करने के बाद भी, अब वो क्या कर रहा है, अभी भी वो क्या कर रहा है, उसके पास मनी है, उसके पास कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हाउएवर ही फाइंड्स आउट द ऑल हिज, तो उसके फैमिली मेम्बर सब मर जाते हैं सिवाय उसकी 2 सिस्टर्स के जो बची होती हैं। और फिर वो ये इंक्वायर करता है कि उसके जो बिजनेस अफेयर्स हैं काफ़ी अच्छे चले। ठीक है, कैप्टन अपराइजेस प्लांटेशन इन ब्राज़ील हैव बीन हाईली प्रॉफिटेबल एंड हिंडर्ड बाय अनफेवरेबल। ठीक है, फिर वो रिटर्न करता है इंग्लैंड के लिए। वहाँ पे उसको थोड़ा सा वेदर की समस्या देखने को मिलती है, वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं। इस तरीके से वो क्या करता है, सेल ऑफ प्लांटेशंस की सेल करता है, और काफ़ी उसके लिए ये अच्छा साबित होता है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा रिटर्न उसको मिलते हैं। फिर वो ब्राज़ील की तरफ वापस आता है, एंड देन ही मैरीज, एंड देन उसके 3 बच्चे होते हैं। फिर उसकी वाइफ मर जाती है, और यही सब है इसमें। बट फाइनली यहाँ पे बताया है कि he revisits the islands and finds out that the island is being administered quite efficiently and has become a flourishing colony. आज वो एक बस्ती बन चुका है जिसमें उसने अपना रहने का एक ठिकाना बनाया था। ठिकाना ही नहीं, कई सारी चीज़ें बनाई थी ठिकाने के साथ साथ, जिसमें वो एक सेफली रह सके। भाई एक सेलर बनाया था, उसके पेट्स थे वहाँ,
उसने अपने 2 घर बनाए थे, इस तरीके की और चीज़ें जो कि बताई गई थी। ठीक है, यहाँ पे ये एंड हो जाती है, इसका मतलब एक तरीके की ये समरी है। ठीक है, तो यहाँ पे समरी है और यहाँ पे आप एक सम अप भी देख सकते हैं कि जो डैनियल डेफो है, ठीक है, उनका जो अपना नीच था, ठीक है ना, वो उसमें वर्ड ऑफ राइटिंग में कैसे कितने बेहतर थे, ठीक है, कैसे उनने कार्व किया, और उनका लिटरेरी एस्थेटिक, ठीक है, और कैसे उन्होंने रियलिटी को रिप्रेजेंट किया नोवेल के माध्यम से या कहीं की लिटरेचर के माध्यम से। तो यहाँ पे आप समरी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके की समरी है जिसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करे हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो बस मेन बात यही है कि हमने देखा डैनियल डेफो की लाइफ के बारे में, और साथ ही हमने ये भी देखा कि नोवेल की जो समरी है वो क्या है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।